प्रिय दोस्तों, आप सभी का अलका शर्मा एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत है। विद्वानों ने ठीक ही कहा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें अपने हृदय में ऐसी ही आग जलाए रखनी है। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल का नामकरण, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य तथा राष्ट्र साहित्य का अध्ययन कर लिया था। आज हम आदिकाल के प्रमुख कविद्वय अमीर खुसरो, विद्यापति तथा अन्य लौकिक गद्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। अमीर खुसरो का समय 1253 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक माना गया है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि होने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम संस्कृति के समन्वय के प्रथम कवि थे। खड़ी बोली को कविता में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली को कविता के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य तो अमीर खुसरो ने किया था, लेकिन खड़ी बोली को जो नई दिशा और ऊंचाइयां मिली वह द्विवेदी काल में मिली। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का प्रबल पक्ष लिया। द्विवेदी काल के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। यानी इनको जो तोताए हिंद की उपाधि दी गई वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासनकाल देखा था। यानी अमीर खुसरो जो थे इन्होंने गुलाम वंश के पतन से लेकर तुगलक वंश के आरंभ तक का शासन देखा। खुसरो ने 6 प्रकार की पहेलियों को बताया है जो निम्न प्रकार है। पहली है अंतःलापिका। इसका उत्तर पहेली में ही छुपा हुआ होता है। जैसे श्याम वर्ण और दांत अनेक, लचकत जैसी नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आरी, जो इस पहेली में ही निहित है। अगला है बहिर्लापिका। इसका उत्तर पहेली में नहीं होता बल्कि बाहर से सोचकर बताया जाता है। जैसे श्याम वर्ण की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मानुष इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो है। अगली इनकी पहेली का जो प्रकार है वो है मुकरियाँ। इसमें एक प्रश्नोत्तर होता है। ए सखी साजन के रूप में इसमें प्रश्न किया जाता है और इसका उत्तर निषेध कर दिया जाता है, यानी मना कर दिया जाता है, मुकर जाते हैं उत्तर से। जैसे मेरा मोह से श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, ए सखी साजन ना सकी सीसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीसा। अगली पहेली है दो सखुना। जब दो या दो से अधिक प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है तो उसको दो सकुना पहेली कहा जाता है। जैसे रोटी क्यों सूखी, बस्ती क्यों उजड़ी। तो इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर था कि खाई न थी। अगली है बराबरी या संबंध पहेली, जिसमें दो अर्थों के शब्दों को कौतूहल के साथ गठित किया जाता है। जैसे आदमी और गेहूं में क्या समानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल। अगली पहेली इनकी डकोसला, अर्थात बेमतलब शब्दावली का संग्रह। जैसे पीपल पकी पपोलियाँ, झड़झड़ पड़े हैं बेर। यानी इन पंक्तियों का कोई अर्थ नहीं निकलता, ये बेमतलब है। खुसरो की रचनाएं। खुसरो की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम खालिकबारी। खालिकबारी जो है वो अरबी, फारसी एवं हिंदी का विशाल शब्दकोश है। अगली रचना है कीरान उस सादेन। यह अमीर खुसरो की पहली ऐतिहासिक मनस्वी है। अगली रचना है मिफ्ताह उल फुतूह, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। अगली है तारीख अलाई। इस ग्रंथ में
अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों की जानकारी दी गई है। अगली करती है इनकी आसिका तथा नूह सिपेहर। नूह सिपेहर में भारत की अनेक बोलियों का वर्णन मिलता है। अगली रचना है इनकी तुगलकनामा। ये इनकी ऐतिहासिक मनस्वी मानी जाती है। निजामुद्दीन औलिया द्वारा अमीर खुसरो को तरकुल्ला की उपाधि दी गई थी। अगले कवि है विद्यापति। विद्यापति का समय 1368 ईस्वी से लेकर 1475 ईस्वी तक माना गया है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी गांव के निवासी थे। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के आश्रयदाता महाराज शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह थे। यानी विद्यापति जो है वो महाराज शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को किसने क्या कहा? विद्यापति को जातीय कवि और अपरूप कवि की जो उपाधि दी गई वो बच्चन सिंह के द्वारा दी गई। विद्यापति को अभिनव जयदेव की जो उपाधि मिली वो महाराज शिव सिंह के द्वारा मिली। विद्यापति को मैथिल कोकिल जो कहा गया वो मिथिला के मनीषियों के द्वारा कहा गया। मिथिला को पंचदेवोपासक जो कहा वो हरप्रसाद शास्त्री ने कहा। विद्यापति की रचनाएं। विद्यापति की जो संस्कृत रचनाएं हैं वह निम्न प्रकार है। शैव सर्वस्वार, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी आदि। विद्यापति की जो संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली भाषा की रचना है वो है गोरक्ष विजय। विद्यापति की जो अवहट में रचित रचनाएं हैं वह है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। कीर्तिलता को कहानी कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। कीर्ति पताका राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन इस रचना में किया गया है। इनकी मैथिली भाषा में रचित जो रचना है वह है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण की प्रणय लीला से संबंधित तथा साथ ही शिव, गंगा, दुर्गा, जानकी आदि से संबंधित पदों की रचनाएं की गई है। और विद्यापति की जो रचनाएं हैं वह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में विद्यापति श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि जो कहा है विद्यापति को वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। विद्यापति पदावली श्रृंगारिक पदों की मादकता के कारण नागिन की लहर है, ये निराला ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को श्रृंगारिक कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद ही की गई हो, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें छुड़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाई ही कुंजन करती है, फूल खिला करते हैं, उनमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है, यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहा है, भय संधि में ईश्वर संधि कहा है, सदा स्नाता में ईश्वर से नाता कहा है, अभिसार में भक्ति का सार कहा,
उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उस पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। ये बाबू गुलाब राय का कथन है। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और न भक्तों की तरह दिव्य। वे अपरूप के कवि है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। खुसरो जो है, कवि विद्यापति और अमीर खुसरो जो है, वो परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में अधिकतर जो इनकी रचनाएं हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम अध्ययन करेंगे आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य का। इसमें सर्वप्रथम जो रचना है वो है राउलवेल। यह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से कौन सी कृति उपलब्ध हुई है, तो वो है राउलवेल। इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना गया है। यह गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। इसकी नायिका का नाम राहुल है तथा नायक का नाम वेल है। राउलवेल से हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। इस कृति का रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है और जो राउलवेल नामक कृति है उससे भी परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगली रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की है। यह आदिकाल का एक अत्यंत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश भाषा माना है। अगली रचना है वन रत्नाकर। इसकी रचना ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा की गई है। वन रत्नाकर मैथिली का विश्वकोश कहलाता है। मैथिली हिंदी गद्य की यह रचना बंगाल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र के संपादक में प्रकाशित हुई। वन रत्नाकर में 8 कलोल है। वन रत्नाकर 14वीं सदी में लिखी गई। उस समय इसमें 14वीं सदी के हिंदू दरबार और जीवन पद्धतियों का यथार्थ वर्णन मिलता है। अगली रचना है कुवलयमाला। यह आदिकाल की एक चर्चित गद्यात्मक कृति है। इसकी रचना उद्योतन सूरि द्वारा की गई है। इसका रचनाकाल 9वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। अब है ढोला मारूरा दूहा। 11वीं शताब्दी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। लोक भाषा काव्य यानी कि आम लोग जो होते हैं उनकी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में गाया जाने वाला एक लोकगीत। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था तथा पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी केवल 1.5 वर्ष की थी, तब दोनों का विवाह कर दिया गया था। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवनी से हो गया। इस पर मालवनी दुखी रहने लगी। उसने ढांडियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजा। यानी जब ढोला और मालवनी का विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात जो है, बचपन में उनका विवाह हुआ तो ढोला जो है वो अपने राज्य में चला गया और वहाँ रहने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो उसका विवाह मालवनी के साथ हो गया। ढोला जो था वो समय के साथ मारवनी को भूल गया। जब मारवनी ने ढांडियों के माध्यम से, ढांडिया एक प्रकार की जाति होती थी, उनके माध्यम से ढोला के पास अपना वीर संदेश भेजा तो एक लंबे समय तक मारवनी ने वह संदेश जो है वो ढोला तक पहुंचने नहीं दिया। लेकिन अंत में वह संदेश जो है
वो ढोला तक पहुंच ही गया और उन दोनों का मिलन हुआ। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउरकेला के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारूरा दोहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। ढोला मारूरा दोहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगारस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वह आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।